Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic regulation of foreign exchange. So इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे रेगुलेट करने के लिए पहले फेरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एंड इसका जो मेन पर्पस था वो था कि हमें फॉरेन एक्सचेंज के रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आनी है। लेकिन फेरा जो था ना वो बहुत स्ट्रिंजेंट था, आउटडेटेड था। तो ये आवाजें उठी कि इसको रिपील कर दो। तो फिर फेरा को रिपील करके फेमा लाया गया, क्योंकि फेमा जो था वो बेटर हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, उसके साथ ज्यादा अलाइंड था। फेरा को हटा के फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, ताकि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स प्रमोट हो, हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को सपोर्ट करें। और इंडिया में जो लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी मनमोहन सिंह जी ने, जो 1991 में रिफॉर्म्स लाए थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उनके साथ अलाइंड रहे फेमा। तो अभी अगर हम रेगुलेशन और मैनेजमेंट की बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, तो प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग और ट्रांसफरिंग फॉरेन एक्सचेंज जब तक कि एक्ट में प्रोवाइडेड ना किया गया हो या आरबीआई ने ना अलाउ किया गया हो, कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता जो कि ऑथराइज पर्सन ना हो। तो मुझे अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो मुझे ऑथराइज पर्सन के थ्रू मिलेगा, मैं खुद से बिना आरबीआई की परमिशन से फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे इंडिया के बाहर पेमेंट करना है तो पेमेंट टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो चाहे मुझे एज अ पर्सन चाहे एज एन एंटिटी मुझे इंडिया के बाहर पेमेंट देना है या मुझे कोई क्रेडिट प्रोवाइड करना है, तो ऑथराइज जो चैनल है थ्रू ऑथराइज पर्सन उसी के थ्रू हो सकता है। अगर मुझे पैसा रिसीव भी करना है बाहर से, तो वो भी ऑथराइज चैनल के थ्रू ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एसोसिएटेड विद एसेट्स आउटसाइड इंडिया, तो अगर मैं कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना चाहती हूँ इन इंडिया जो कि रिलेटेड है इंडिया से बाहर एसेट एक्वायर करना है, मैं इंडिया में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रही हूँ रिलेटेड टू व्हाट, कि मुझे एक्वायर करना है, क्रिएट करना है या ट्रांसफर करना है एसेट का इंडिया के आउटसाइड, वो भी रेगुलेटेड है, क्योंकि इंडिया में बैठ के बाहर की कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कोई मुझे बाहर से पेमेंट लेना है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है, प्रोमिसरी नोट है, सिक्योरिटी ट्रांसफर करना है, डेट एक्नॉलेज करना है, तो वो सब कुछ फेमा के अंडर रेगुलेटेड है। हाँ, कोई पर्सन इंडिया के बाहर है, जो इंडिया के बाहर का पर्सन है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी ले रहा है, कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। लेकिन अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो और आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहते हो, फॉरेन प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हो, तो वो फेमा के थ्रू रेगुलेटेड है। इवन जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंडिया से सामान फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी अपना सारा डेटा आरबीआई को डिक्लेयर करना है, जो भी उनको पैसा मिलता है। जैसे मैंने इंडिया से, यहाँ से मान लो हम कोई चीज एक्सपोर्ट करें, उसका पैसा इंडिया में लाना जरूरी है, रिपैट्रिएट करके। अब्रॉड ही आप वो पैसा होल्ड करके रखो, ये अलाउड नहीं है। अगर आप इंडिया से कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हो और पैसा जो आपको मिला आपने बाहर ही रखा, वो फिर वायलेशन ऑफ फेमा माना जाता है, आपको वो पैसा इंडिया में लेके आना ही आना है। अब जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो पर्सन होते हैं या एंटिटीज हैं जिन्हें आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में डील करना अलाउ करता है। तो ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करना, उनकी इंस्पेक्शन करने की पावर्स आरबीआई के पास रहती हैं। अगर आप फेमा के अगेंस्ट जाते हो तो क्या पेनल्टीज हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ कॉन्ट्रावेशन की बात करेंगे, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम कॉन्ट्रावेशन की बात करेंगे, तो अगर एक पर्सन फेमा के अगेंस्ट जाता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन आरबीआई के भी हैं रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, तो उनपे पेनल्टी लग सकती है। कितनी? जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 3 टाइम्स उतनी पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगर कोई लगातार कॉन्ट्रावेंशन करता है, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो एडिशनल पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपीज की फॉर ईच डे ऑफ कंटिन्यूएशन। लगातार करते जाओ तो हर 2 दिन का 5-5 हजार आप पे पेनल्टी लगेगी। अगर आप फॉरेन एसेट्स एक्वायर करते हो, ठीक है, जितना अलाउड है उससे ज्यादा, इफ अ पर्सन एक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड, जितना अलाउड है उससे ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, तो आपको जितना सम इन्वॉल्व है उसका 3 टाइम्स आप पे पेनल्टी लग सकती है, प्लस जो आपकी
फॉरेन में जितनी आपने गलत तरीके से प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उसका इक्वलेंट इंडिया में आपका जब्त कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। अगर मैंने 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी बाहर एक्वायर कर ली है बिना फेमा के रूल्स को समझे उसके अगेंस्ट जाके, तो फिर इंडिया में मेरी जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केट की जा सकती है। अब इसका एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि कैब का जो मास्टर कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। तो आप अभी हमारे चैनल पे जाके मास्टर कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, प्लस इंडिविजुअल कोर्सेज के जो मास्टर कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा। अ पर्सन इन इंडिया कैन डील इन और ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज टू एनी इंडिविजुअल विदाउट रिक्वायरिंग ऑथराइजेशन। तो क्या आप डील कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज में बिना ऑथराइजेशन के? नहीं। There are no restrictions on person resident outside India holding, owning और transferring foreign currency securities immovable property outside India। अगर मैं इंडिया के बाहर की ही रेजिडेंट हूँ तो जो मैं बाहर कर रही हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, है ना? ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। Exporters are required to declare necessary data to RBI and proceeds from exports cannot be held abroad। बिल्कुल सही, रिपैट्रिएट करने ही पड़ते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।